सभी अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत का इतिहास। तो सबसे पहले इसमें फीचर्स दिए गए हैं। तो जैसे कि हमारी जो संस्कृति है बहुत प्राचीन है, उसमें लचीलापन है, निरंतरता है। तो उसके बाद हम आगे देखते हैं कि कैसे हमारी संस्कृति में ग्रहणशीलता भी है। जैसे कि हम देखते हैं कि हमने कुछ नई चीज़ों को भी अडेप्ट किया है, लेकिन हमने पुरानी चीज़ों को भी अपने साथ चला के रखा हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें भौतिकता का समन्वय है, जैसे कि इसमें धर्म मोक्ष जैसे विशिष्ट स्थान रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि अनेकता में एकता, जो कि हमारे भारत में प्राचीन काल से ही दिखाई देती है। उसके बाद इसमें दिया गया है कि जैसे अनेक विभिन्नताओं के बावजूद भी हमारे भारत में कितनी एकता है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे भारत के मानवीय क्रियाकलाप, जैसे कि कितने सदियों से है जो इंसान पृथ्वी पर रह रहा है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि सोर्सेज ऑफ एंशंट इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। जैसे कि ये आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा हिस्ट्री में, जब हम एंशंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो साहित्यिक साक्ष्य, विदेशी यात्रियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे साहित्य साक्ष्य, जिसमें कि दिया गया है कि धार्मिक साहित्य है, धर्म ग्रंथ है। उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ की बात की गई है, जिसमें वेद है, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक है, उपनिषद है, वेदांग है। उसमें आरण्यकों में दिया गया है जैसे कि आत्मा मृत्यु जीवन का वर्णन किया जाता है। इसे अरण्यक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जंगलों में लिखे गए हैं। उसके बाद उपनिषद है, उपनिषद की कुल संख्या 108 है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वेदांग, वेदांग की कुल संख्या 6 है, जो कि इस प्रकार है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे स्मृतियाँ, स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास महाकाव्य है, सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत, रामायण। उसके बाद हमारे पास पुराण है, पुराणों की संख्या 18 है, जैसे विष्णु पुराण, ब्रह्मा पुराण, भागवत पुराण। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक भी कहा जाता है, और पिटक का शाब्दिक अर्थ टोकरी होता है। उसके बाद हम जैन साहित्य की बात करेंगे। तो जैन साहित्य में अभी तक जितने भी साहित्य है वो प्राकृतिक एवं संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। उसके बाद विदेशियों का विवरण है, जैसे चीनी लेखक, अरबी लेखक। उसके बाद चित्रकला की बात हम करते हैं तो अजंता के चित्र में मानवीय भावनाओं की सुंदरता। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा लिपि, प्राग ऐतिहासिक काल, महाजनपद युग। ये सब हमने फर्स्ट ईयर में कवर किया हुआ है, तो इसके लिए आपको सिर्फ एक रिवीजन की ज़रूरत है जहाँ तक मुझे लगता है, बट स्टिल एक बार फिर से पढ़ते हैं। उसके बाद हम गुप्त वंश की बात करेंगे। उसके बाद हम एरा ऑफ 3 एम्पायर्स, इस्लाम का प्रवेश, राजपूत काल, दिल्ली सल्तनत तो आपने सेकेंड ईयर में ही पढ़ा होगा। उसके बाद खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश, इसके बारे में भी हमने लास्ट ईयर ही डिस्कस किया था। उसके बाद तुगलक। उसके बाद हम मुगल्स पे आ जाते हैं। जैसा कि तुगलक वंश में दिया गया है कि गयासुद्दीन ने इस वंश का स्थापना की थी 1412 ईस्वी में। इस वंश में 3 योग्य शासक हुए थे। आपने तुगलक्स के बारे में पढ़ा ही होगा। उसके बाद मुगल्स की बात करते हैं तो मुगल्स, दिल्ली सल्तनत सब कमज़ोर पड़ गई थी, तो उसके बाद बाबर ने भारत में मुगल सल्तनत की स्थापना की थी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न पीरियड के बारे में, मराठास के बारे में, शिवाजी के बारे में। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ये सब हमने सेकेंड ईयर में कवर किया था। उसके बाद गवर्नर जनरल का समय आ जाता है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, जो 1857 का विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद गांधी युग, जो आज़ादी तक का समय है, उसे गांधी युग के बारे में बोला जाता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि भारत का विभाजन, कैसे भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। जैसे 15 अगस्त को हम लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, जैसे भारत के प्रमुख साहित्यिक स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। और दूसरा प्रश्न यहाँ पर है भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं क्या है, विस्तार से वर्णन करें। तो ये है हमारी सेकेंड यूनिट, जो BA हिस्ट्री थर्ड ईयर के लिए है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।